जय हिंद। न्यूज़ ये है कि आईसीसी के प्रोसिक्यूटर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के 3 लीडर्स के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करने का डिमांड किया है। और ये जो 5 लोग हैं इनको चार्ज किया गया है विद वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये अपने को पता ही है कि पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है और इस वॉर में खूब सारे सिविलियंस को मारा जा रहा है। और इसी के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने डिमांड की है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के 3 लीडर्स के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू किया जाना चाहिए। और इसी के चलते हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कैसे इसको स्टैब्लिश किया गया, कैसे इसकी फंक्शनिंग है। अगर ये अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए तो क्या इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं या नहीं होते हैं? इसी सब के बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी भी पूछ सकते हो। देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है? इट इज़ अ परमानेंट जुडिशियल बॉडी, परमानेंट कोर्ट है और इसका काम है जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करना। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये? इट investigates, prosecutes and try individuals accused of genocide, war crimes, crimes against humanity and crime of aggression। बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम है ऐसे इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना जिनको अक्यूज़ किया गया है जीनोसाइड के लिए, जिनको अक्यूज़ किया गया है वॉर क्राइम्स के लिए, जिनको अक्यूज़ किया गया है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, जिनको अक्यूज़ किया गया है क्राइम ऑफ अग्रेशन के लिए। और अगर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको एडिक्वेटली पनिश भी करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है। इससे मतलब कि अगर कोई स्टेट है, कोई कंट्री है जो कि जीनोसाइड कर रही है या जिसको अक्यूज़ किया जा रहा है वॉर क्राइम्स के लिए, तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पावर है सिर्फ इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, जिनको कि अक्यूज़ किया गया है जीनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए या फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन के लिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था विद अ ट्रीटी, और वो ट्रीटी कौन सी है? रोम स्टैट्यूट। और इस रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था जुलाई 1998 में। किस ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात कही गई? रोम स्टैट्यूट के तहत। और रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट कब किया गया था? जुलाई 1998 में। अल्टीमेटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फंक्शन करना शुरू किया 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड्स में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? हेग, नीदरलैंड्स में। मेंबर नेशंस कितने हैं? 124 मेंबर नेशंस हैं। लेटेस्ट ज्वाइन किया है अर्मेनिया ने। अर्मेनिया ने कब ज्वाइन किया? फरवरी 2024 में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को याद रखनी है, इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया और टर्की ने रोम स्टैट्यूट को कभी साइन ही नहीं किया। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना ने रोम स्टैट्यूट को कभी साइन ही नहीं किया। यूएसए, रशिया, इजराइल, सीरिया, इन 4 कंट्रीज़ ने रोम स्टैट्यूट को साइन तो किया लेकिन कभी रेटिफाई नहीं किया। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करता है। बड़ी सिंपल बातचीत। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? इट इज़ अ परमानेंट जुडिशियल बॉडी। काम क्या है इसका? टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन। किस ट्रीटी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया? रोम स्टैट्यूट के थ्रू। रोम स्टैट्यूट को कब अडॉप्ट किया गया था? जुलाई 1998 में। और इस कोर्ट ने फंक्शन करना कब शुरू किया? 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड्स में। कितने मेंबर नेशंस हैं? 124 मेंबर नेशंस हैं। लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है? अर्मेनिया ने। कब? फरवरी 2024 में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया और टर्की ने कभी रोम स्टैट्यूट को साइन ही नहीं किया। यूएसए, रशिया, इजराइल, सीरिया ने रोम स्टैट्यूट को साइन तो किया लेकिन कभी रेटिफाई नहीं किया। बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होता है। अब सवाल आता है कि आईसीसी का कंपोजिशन क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 18 जजेस हैं और ये जो 18 जजेस हैं ये अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ में से आते हैं और इनको इलेक्ट किया जाता है फॉर 9 ईयर्स टर्म
और ये जो 9 साल का टर्म होता है इनका, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब एक आदमी सिर्फ एक ही बार जज रह सकता है, रिन्यू नहीं किया जा सकता इस टर्म को। कितने जजेस होते हैं? 18 जजेस होते हैं, अलग अलग मेंबर कंट्रीज में से आते हैं। इनको इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए? 9 साल के टर्म के लिए। और ये जो 9 साल का टर्म होता है ये नॉन रिन्यूएबल होता है। कोर्ट की प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो 3 जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंट और 2 होते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स। और ये 3 जजेस जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल या काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो आते कहाँ से हैं? वो इन्हीं 18 जजेस में से इलेक्ट किए जाते हैं 3 जजेस। एक कौन होता है? प्रेसिडेंट, और 2 होते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स। फिर जुडिशियल डिविजन्स होती हैं, 3 डिविजन्स होती हैं। एक होती है प्री ट्रायल डिवीजन, दूसरी होती है ट्रायल डिवीजन, और तीसरी होती है अपील्स डिवीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब एक तरीके से वकील, एडवोकेट। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एडवोकेट है उसका ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, बिकॉज कोई भी क्राइम हो रहा है ऐसी जगह पे जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है, तो उस क्राइम के लिए जो भी कंप्लेन होगी, जो भी रेफरल होगा, उस क्राइम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहली बार कहाँ भेजी जाएगी, कहाँ सबमिट की जाएगी? ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर के सामने। और फिर ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर उस कंप्लेन को, उस रेफरल को एग्जामिन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर देखेगा कि आगे कोर्ट को कैसे प्रोसिक्यूट करना है। एक होती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का काम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फंक्शनिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिक बातचीत, कितने जजेस हैं? 18 जजेस हैं। इनको इलेक्ट किया जाता है कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। और इनका जो टर्म होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो एक होते हैं प्रेसिडेंट और 2 होते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स। ये जो 3 जजेस हैं ये भी इन्हीं 18 जजेस में से इलेक्ट किए जाते हैं। 3 जुडिशियल डिवीजन्स होती हैं, एक होती है प्री ट्रायल डिवीजन, दूसरी होती है ट्रायल डिवीजन और तीसरी होती है अपील्स डिवीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। जो भी कंप्लेंट्स हैं क्राइम्स की और जो भी इंफॉर्मेशन है क्राइम्स की वो कहाँ आती है? ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर के सामने। और फिर ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इन कंप्लेंट्स को एग्जामिन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि कोर्ट को आगे कैसे फंक्शन करना है। रजिस्ट्री का काम है कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे एक और कोर्ट है जो कि बड़ा फेमस है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा अपन बात कर ही रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टैब्लिश किया गया 1946 में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 2002 में और इसने फंक्शन करना शुरू किया 2003 में। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल कोर्ट है। इट इज़ द ऑफिशियल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बुलाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी केस को रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकती है आईसीसी के सामने, लेकिन बाकी फंक्शनिंग में, अपने वर्किंग में ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये यूएन से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये तो ऑफिशियल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है कि वो पार्टीज के बीच में केसेस को सुन सकता है, अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है। और पार्टीज से मेरा मतलब कि कोई स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसको भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुन सकता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है। अभी अपन ने बात करी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत वैरायटी ऑफ मैटर्स को सुना जा सकता है, जैसे सोवरेनिटी को लेके कोई डिस्प्यूट है, बाउंड्री को लेके कोई डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, कोई ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशंस, XYZ, ये जितने भी केसेस हैं उन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बातचीत सुन सकता है, कोर्ट की तरीके से बैठ सकता है, अपना एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक तो इंडिविजुअल्स को ही प्रोसिक्यूट करता है और उसमें भी सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको जिनोसाइड के लिए, जिनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, जिनको वॉर क्राइम्स के लिए या जिनको क्राइम्स ऑफ अग्रेशन के लिए अक्यूज किया गया। और क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है तो इसको फंडिंग भी कौन देता है? यूनाइटेड नेशन ही फंडिंग देता है। और ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसको मेंबर नेशंस फंडिंग देते हैं, इसको फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेशंस वगैरह से। तो ये बेसिक डिफरेंस है ICJ और ICC के बीच में। डिफरेंस को याद रखना बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे यही 2 बड़े पॉपुलर कोर्ट्स हैं।
फिर इसके बाद बात आती है व्हाट आर द वेज टू ओपन इन्वेस्टिगेशन, आईसीसी में इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कैसे की जा सकती है। देखो, मेंबर नेशंस में ऐसे कंट्रीज जो कि आईसीसी के मेंबर्स हैं, वहाँ तो प्रोसिक्यूटर आईसीसी का 3 तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर सकता है। एक तो तब जब मेंबर कंट्री खुद से कंप्लेन फाइल करे, मेंबर कंट्री खुद से बोले कि हमारे कंट्री में जिनोसाइड के केसेस हो रहे हैं या हमारे कंट्री में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए जा रहे हैं और आप केस को इन्वेस्टिगेट करो। तो एक तरीका तो यह है कि मेंबर कंट्री ने खुद ने कंप्लेन फाइल करी है, तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जा सकती है। दूसरा तरीका यह है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी केस को रेफर किया है टू दी आईसीसी, तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जा सकती है। और तीसरा, अगर आईसीसी के प्रोसिक्यूटर को ये लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सुओ मोटो बेसिस पे खुद से भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन ये सिनेरियो है मेंबर कंट्रीज के केस में। नॉन मेंबर स्टेट्स में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसके भी 3 सिनेरियोज हैं। क्या 3 सिनेरियोज हैं? एक तो ये कि जो क्राइम किया गया है वो तो किया है नॉन मेंबर कंट्री ने, लेकिन जिस टेरिटरी में किया है वो टेरिटरी किसी मेंबर स्टेट की है। बड़ा सिंपल है कि जिसने क्राइम किया वो कंट्री तो नॉन मेंबर है, वो कंट्री तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस टेरिटरी में क्राइम किया गया वो टेरिटरी किसी मेंबर स्टेट की है, वो टेरिटरी किसी ऐसी स्टेट की है जो कि आईसीसी का हिस्सा है। ये एक तरीका है नॉन मेंबर स्टेट में इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? कोई नॉन मेंबर स्टेट खुद से बोले कि हाँ साहब, हम कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट करते हैं और आईसीसी आके केस को इन्वेस्टिगेट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बोले कि आप नॉन मेंबर स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो भी आईसीसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है नॉन मेंबर स्टेट में। अब इजराइल का सिनेरियो क्या है? अभी अपन ने बात की थी ना कि इजराइल ने तो रोम स्टैट्यूट को साइन किया ही नहीं, मतलब इजराइल के ऊपर आईसीसी का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं करता है। लेकिन इजराइल के केस में अप्लाई होता है ये वाला केस कि जब कोई नॉन मेंबर स्टेट किसी मेंबर स्टेट में क्राइम करे तो भी आईसीसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और यहाँ पे पैलेस्टीन जहाँ पे क्राइम किया गया है, पैलेस्टीन बिकेम दी 123rd मेंबर ऑफ द रोम ट्रीटी ऑन अप्रैल 1, 2015। पैलेस्टीन जो है वो अप्रैल 1, 2015 को आईसीसी का मेंबर बन गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बन गया था। तो जिस टेरिटरी पे क्राइम किया गया है वो टेरिटरी किसी मेंबर स्टेट की है, और इसी के चलते आईसीसी का जो जुरिसडिक्शन है वो इजराइल के ऊपर एक्सटेंड करता है। इसी क्लॉज को यूज़ करते हुए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इजराइल को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है। अब इजराइल का ये जो करंट केस है वो क्या है? बड़ा सिंपल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और 3 हमास के लीडर्स के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करने का डिमांड किया है। कौन कौन है 3 लीडर्स जो हमास वाले हैं? एक तो गाजा स्ट्रिप पे लीडर है सिनवार, दूसरा इनका कमांडर इन चीफ है जिसका नाम है मोहम्मद दैफ, और तीसरा हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड है इस्माइल हनाई। ये तो 3 हमास के लीडर्स हैं, और बाकी 2 आपको पता ही है, एक तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और दूसरा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर। इनके अगेंस्ट में आईसीसी के प्रोसिक्यूटर ने अरेस्ट वारंट इशू करने की डिमांड की है और इनको चार्ज किया गया है वॉर क्राइम्स के लिए, जैसे इन्होंने विलफुली सिविलियंस को टॉर्चर किया है, मारा है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को विलफुली टॉर्चर किया है, मारा है, अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए इनको चार्ज किया है। दूसरा, इनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए चार्ज किया गया है, जैसे मर्डर्स के लिए, टॉर्चर के लिए, रेप के लिए, एक्सटर्मिनेशन के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। तो वॉर क्राइम्स के लिए और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इन 5 लोगों को चार्ज किया गया है। अब सवाल ये आता है कि कल को अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया तो इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा क्या? और बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा क्या? तो सवाल आता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं या नहीं होते हैं? तो कहने के लिए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं, दे आर बाइंडिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के जैसे इस आईसीसी के भी डिसीजंस कितना इम्प्लीमेंट होंगे वो डिपेंड करता है कि स्टेट्स इसके साथ में कितना कोऑपरेशन कर रहे हैं, स्टेट्स इसके डिसीजन को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कंट्री है उस इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है,
उस इंडिविजुअल को अरेस्ट करके ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है टू दी आईसीसी, उस इंडिविजुअल की जो भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने के लिए तैयार नहीं है, जो सेंटेंस सुनाया गया उसको एनफोर्स करने के लिए तैयार नहीं है, तो आईसीसी का डिसीजन रखा का रखा रह जाएगा। तो हालांकि कहने में तो आईसीसी के जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन आईसीसी के डिसीजंस कितना इंप्लीमेंट होंगे ये डिपेंड करता है स्टेट्स के सपोर्ट के ऊपर, उनके कोऑपरेशन के ऊपर। इफ आईसीसी इश्यूज द अरेस्ट वारंट, all 124 state parties would be under obligation to cooperate with the court and to arrest and extradite these individuals to the Hague। अगर आईसीसी अरेस्ट वारंट इशू कर देगा तो आईसीसी के जितने भी मेंबर नेशंस हैं 124 मेंबर नेशंस, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो कोर्ट के डिसीजन के साथ में कोऑपरेट करें और ये जो पांचों इंडिविजुअल्स हैं इनको अरेस्ट करें और अरेस्ट करके इनको भेजें हेग में, जहां पे फंक्शन करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। हालांकि किसी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, बिकॉज आईसीसी अगर अरेस्ट वारंट इशू कर देगा तो ये जो 124 मेंबर नेशंस है इनके ऊपर तो कम से कम ऑब्लिगेशन है उस इंसान को अरेस्ट करने की। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जिन लोगों के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट को इशू किया गया है वो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे। उनको ये खतरा रहेगा कि इन 124 नेशंस में से कोई भी हमें अरेस्ट कर सकता है, कभी किसी का सर फिर जाए और बोले कि तुम्हारे अगेंस्ट में तो अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, चलो अब तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं हम। तो एक खतरा इतना ज़रूर रहता है। बाकी तो ये जो लीडर्स हैं ये भी समझदार होते हैं, इनको भी पता होता है कि बचना कैसे, ये जाएंगे ही नहीं, या अगर जाएंगे तो ऐसे नेशंस में जाएंगे जिनके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस होंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी इन ट्रैवलिंग तो देखने को मिलती है। और इसके साथ आईसीसी की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।